स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं अली अब्बास। एक अदाकार हैं और अदाकार बनने का ख्वाब तो उन्होंने बचपन में देखा था, मगर अदाकारी तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी साल लगे, लेकिन आजकल वो छाए हुए हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो कैसे इंसान हैं, कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? आज जानेंगे। आइए मिलते हैं अली अब्बास से। थैंक यू सो मच अली, वक्त निकाला और आ गए। और ये पोनी किस लिए बनाई है? ये मेरे बाल जल्दी में बन नहीं रहे थे तो बस आई जस्ट कोई किसी कैरेक्टर के लिए बनी है? जी जी, ये बेसिकली अभी जो एक कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उसमें ज़रा थोड़ा सा अनलाइक माय पर्सनालिटी है। द गाय इज ओवरबोर्ड विद एवरीथिंग, सो वो उसके लिए ओवर द टॉप। हाँ, तो फिर बाल भी हैं और दाढ़ी भी है। तो क्या मुश्किल नहीं होती है कि ये बाल लंबे कर लो, दाढ़ी रख लो, फिर कोई और कैरेक्टर आ जाए और फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी में फंस जाओ? नहीं, वो यही होता है एक्चुअली कि दाढ़ी आपने रख ली है, अब आप एक प्लान करते हैं। जैसे आपको पता है कि 3 महीने के अरसे में आप सोचते हैं कि एक सीरियल खत्म हो जाएगा। एक वक्त में एक करते हो, एक वक्त में एक कर रहा होता हूँ, तो वो कभी भी उस 3 महीने में ख़त्म नहीं होता। कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कि वो चौथे महीने में एंटर हो जाता है, एंड देन यू हैव प्लान्ड समथिंग एल्स 4th मंथ में। तो वो हमेशा कॉन्टीन्यूटीज़ के बहुत मसाइल होते हैं। सो अभी आई एम ट्राइंग कि जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये रखा है वो दिसंबर में मैं ख़त्म कर दूँ किसी तरह, बट आई एम श्योर वो जनवरी तक जाएगा और फिर फंस जाऊँगा मैं। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लड़कियों का बहुत आई थिंक बहुत मुश्किल काम है उनका, इतना तैयार होना। मैं हमेशा देखता हूँ और मैं कहता हूँ यार ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। मैं बड़ा जेलस होती हूँ, है ना, कि जल्दी से तैयार होके आ जाते हैं और हमें इतने 2 घंटे पहले निकलो है ना? हम तो असिस्टेंट के साथ, आपके पास भी है ना, आई मीन मुश्किलात हैं कि बालों जी, को वो एक, अब जैसे मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन ये वाला मूंछ का जो एक बल है ऐसा ही रहना है। कभी ऐसा होता है ना कि आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और आप किसी सीन में इनग्रोस्ड होते हैं और एकदम से आपको कहा जाता है ये यार ये मूंछ आपकी ठीक करनी है, और आपके लिए वो बहुत इररिलेवेंट होती है, बट जो देख रहा होता है वो शायद उसके लिए बहुत रेलेवेंट चीज़ होती है। तो वो आपकी परफॉर्मेंस को ब्रेक कर देती है, आपको जोन से बाहर निकाल देती है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एक तरह का कोई गेटअप। चलो तुम्हारे बचपन की तरफ जाते हैं जी। आई वॉन्ट टू नो कि वसीम अब्बास का घर कैसा था। आई वॉन्ट टू नो कितने बहन भाई हो? हम जी 4 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे बाद 2 बहनें हैं और फिर छोटा भाई है। अच्छा। और बचपन हमारा यहीं गुलबर्ग में ही गुजरा है सारा, इसी रोड पे हाली रोड पे। और बड़ा नॉस्टैल्जिया हो रहा था अभी जब मैं आ रहा था, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे और दादा दादी के साथ ही बचपन मेरा तो बहुत ज़्यादा गुजरा हुआ है। मतलब आई थिंक शुरू के 10-12 साल दादा दादी के साथ ही, और उनके साथ की मेमोरीज़ ज़्यादा हैं बनिस्बत के अपने माँ बाप की मेमोरीज़ के, बिकॉज हम ज़ाहिर है उन्हीं के साथ रहते थे। एंड गुलबर्ग में एक ट्रेंड है बहुत बड़े बड़े घरों का, आज भी है, जो सर्वाइविंग लोग हैं आज के दौर में। तो उस वक्त क्योंकि कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जैसे आज आपके पास फ़ोन्स हैं, आपके पास यू हैव एवरी फैसिलिटी टू लेट द अदर पर्सन नो कि आप कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या करेंगे। तो उस वक्त ये था नहीं, तो हम लोग ज़्यादातर फिर अपने दादा दादी के पास ही होते थे। और कम्युनिकेशन मैं और मेरी बहन जो हैं हम दादा दादी के साथ ही हमारा ज़्यादा कम्युनिकेशन होता था। तो कैसा, क्या याद है, अर्लीस्ट मेमोरी क्या है? एक तो बड़े हो तो क्या जिम्मेदार थे या शरारती थे? मैं बहुत शरारती था, बहुत शरारती। मतलब सबसे ज़्यादा बहन भाइयों में मार मुझे पड़ी हुई है अपनी वालदा से, शरारतों की वजह से। और मैं इतना शरारती था कि जो अर्लीस्ट मेमोरी शरारतों की है वो ये है कि वो जब भी मुझे कोई चीज़ मारती थी तो मैं हंसता था कि मुझे तो लगी ही नहीं, और वो इस बात पे और चिढ़ती थी। और उनके साथ फिर एक चलता था सिलसिला पूरा। बट मैं सबसे शरारती था। बट ऑन द अदर साइड आई वॉज द मोस्ट प्रोटेक्टिव ऑफ माई सिबलिंग्स। अपने बहन भाइयों के मामले में, क्योंकि मैं बड़ा था सबसे,
तो उनके मामले में बहुत ओवर प्रोटेक्टिव था। कैसा माहौल था? आई एम सो इंट्रीग टू नो कि जिस घर में इतने सारे आर्टिस्ट हों, तो दादी किस तरह हैंडल करती थी दादा को? हमारी दादी बहुत सादा तबीयत, गरीब तबीयत खातून थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। दादा की फेम पॉपुलैरिटी का आई थिंक उन पे कोई ख़ास असर नहीं था, कोई वो उनको कुछ वो मरूब नहीं थी। ऐसा नहीं होता था कि भट्टी साहब, मतलब भट्टी साहब करके बात करती थी, और जब वो आते थे तो पूरा घर अटेंटिव हो जाता था एकदम से। He was such a big star. He was such a huge, he was a huge man, I believe. उनके जैसे लोग कम आते हैं। बट वो हमारे घर का माहौल was very नॉन फिल्मी, बहुत नॉन फिल्मी था, बहुत मतलब कोई हमसे आज भी अगर कहते हैं ना कि आप लोग तो ड्रामे के लोग हैं या फिल्मों के लोग हैं, तो हमें अजीब सा लगता है कि हमारे घर का माहौल शायद आपके घर के माहौल से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे घर में बचपन से ही हमें नमाज, रोज़ा, हमारी पढ़ाई की तरफ बहुत तवज्जो दी गई थी, और उसके अंदर हमारे माँ बाप के साथ हमारे दादा दादी और हमारे बाकी जो रिलेटिव्स थे सबका बहुत कंट्रीब्यूशन था। हम स्टूडियो कभी नहीं गए। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार फिल्म स्टूडियो तब गया था जब मुझे कुछ काम था वहाँ पे, मुझे अपनी ज़ाती तौर पे कुछ काम था, अदरवाइज़ हम फिल्म स्टूडियो कभी नहीं गए। पीटीवी स्टेशन, आई डोंट हैव मेमोरी ऑफ पीटीवी स्टेशन। हालांकि आप लोग जानते ही हैं उस वक्त तो पीटीवी स्टेशन के अलावा टेलीविज़न का काम नहीं था कहीं, बट हम नहीं गए, वी वरंट अलाउड। तो हमारे घर का माहौल बहुत नॉन फिल्मी। क्यों मगर क्यों इतना प्रोटेक्ट करते? आई थिंक क्योंकि ये एक चेन थी, जैसे मैं ज़बरदस्ती आया हूँ एक्टिंग में। आप तो जानती ही हैं, यू वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ अस, बट मैं तो लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर था, तो मैंने आई गेव अप माई जॉब एंड आई गेव अप एवरीथिंग। वहाँ बाद में आएंगे, Okay. अभी हम बचपन में हैं। तो बिकॉज आई वांट टू नो कि जब एक स्टार है और फिर वसीम ने भी डिसाइड किया कि वो एक्टर बनेगा, जी जी, है ना, फिर उसका बेटा नेचुरली एक्टर बनेगा। हाँ, लेकिन ये लोग चाहते नहीं थे, कोई भी नहीं चाहता था, ना मेरे क्योंकि दादा। वसीम ने तो देखो, वसीम ने तो किया ना अपने उन्होंने भी वालिद का। ज़बरदस्ती किया, ये शायद आपको नहीं पता होगा। वो ज़बरदस्ती दादा से लड़ झगड़ के एक्टर बने थे। सो ये ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन कि है, लड़ झगड़ के काम करना है। ये ट्रेडिशन है कि हमने मना करना है कि आपने नहीं आना, और बच्चे ने कहना मैंने जाना है। सो हमारे घर के माहौल में प्रोटेक्टिव, आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया, दे वर ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट दिस फील्ड। आई थिंक क्योंकि उस ज़माने में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। आज के दौर के मुकाबले में आज इट्स अ प्रोफेशन, आज लोग कहते हैं कि हाँ यार प्रोफेशनल एक्टर है, बट ये प्रोफेशनल एक्टर टर्म उस जमाने में यूज नहीं उस होती वक्त पूछा जाता और क्या करते हो साहब। और सच भी है कि टेलीविजन पे तो शायद पैसे भी नहीं थे, फिल्म में बहुत पैसे थे, हमारा फिल्मी बैकग्राउंड की वजह से हेंस लाइफस्टाइल ऐसा था। अगर सिर्फ टेलीविजन पे डिपेंडेंट होते तो मेरा ख्याल है कि कुछ साथ करना पड़ता अब्बा को भी, बट इस वजह से दे वर मोर फोकस्ड कि हम लोग करियर ओरिएंटेड बने, जो करियर्स हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स। तो क्या कान में क्या आवाज़ पड़ती थी? दादा चलते चलते क्या कहते थे? हमारे दादा बहुत, हमारे साथ तो उनका क्या मतलब वो क्या है मेमोरी, क्या याद है? बहुत सी मेमोरीज हैं। जैसे आज आपके शो में ही बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा आवाज़ गूंजती है मेरे कानों में वो मेरा नाम है, जो कि मेरा फैमिली नेम है, विच इज़ बंटी। इट्स क्वाइट ऑड फॉर पीपल, बिकॉज मेरा जो पर्सनालिटी है ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन वो बंटी से बहुत अलग है। सो मेरी दादी पंजाबी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पक्के पंजाबी लोग हैं, तो मेरे बहुत से नाम वो लेती थी प्यार से, बंटो, और उसी के साथ राइम करके बहुत सी चीज़ें करती थी। और दादा जो हैं वो कहते बंटी थे, लेकिन उनके क्योंकि बहुत बारोब इंसान थे वो, उनका बड़ा रोब था अपने बच्चों पे, ख़ास तौर पे बेटों में बहुत रोब था, लेकिन हमारे साथ बहुत ही एक नफीस और ऐसा रवैया होता था कि हम रोज़ रात को, मैं अपने दादा के पैर दबा के सोता था, अपनी दादी के पैर दबा के सोता था। तो वो कहानियाँ होती थी, वो अपनी करियर की कहानियाँ, अपनी स्ट्रगल की कहानियाँ, अपनी ट्रैवलिंग की कहानियाँ,
और दादी जो है वो अपनी कहानियाँ, तो हमारे पास बड़ा तो उस वक्त ये बंटी क्या सोचता था? उस वक्त क्या दिमाग में ख्याल आते थे कि बड़ी फैसिनेटिंग सी मेरा बचपन था, क्योंकि वो शायद क्रिएटिविटी ब्लड में चलती हुई आ रही थी, तो मैं हर कहानी को, आज तक मेरी इमेजिनेशन इसलिए बहुत स्ट्रांग है कि मुझे कोई कहानी सुना रहा होता तो मैं साथ साथ उसका विजुअल बन रहा होता है मेरा, तो वो बहुत सी कहानियों के विजुअल्स बनते थे। मैं बहुत किताबें पढ़ता था, मैं आज तक बहुत ज़्यादा बुक्स मेरे अपने घर में, बहुत मैंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। कोई ऐसी किताब है, कोई किताब याद है जो मिली? कि मैं बहुत किताबें पढ़ता था, मैं आज तक बहुत ज़्यादा बुक्स मेरे अपने घर में, बहुत मैंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। और मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे दादा ही थे, क्योंकि मेरे दादा के कमरे में मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। अच्छा। और जहाँ पे वो ज़्यादातर अपना वक्त गुजारते थे, और वो जाहिर है वो किताबें ज़रा उनके तबीयत के, उनके मिजाज के मुताबिक थी, बट मुझे तो वो किसको मिली किताबें? वो मेरे ताया के पास है। वो सब मेरे दादा के अवार्ड्स और उनकी बुक्स वो मेरे ताया के पास है, और वो उनके पास ही होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे सेफ इंसान है हमारी फैमिली में उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। तो वो ये कभी ऐसा लगा कि जब चीज़ों को देखते हो या किताब को देखते हो कि काश मैं इसे उठा सकता और ले जा सकता है? कोई ऐसी चीज़ है? मुझे लगता है कि एक दादा के अवार्ड्स थे जो मुझे, मेरी बहुत नज़र होती थी जिन पे, और जिनके बारे में मैं सोचता था कि यार ये मुझे रख लेने चाहिए अपने पास, क्योंकि एज एन एक्टर शायद 7-8 साल से तो कम से कम मैं अवार्ड स्पीच दे रहा हूँ अपने शीशे के सामने खड़ा होके तो आई थिंक अगर मैं वो अवार्ड्स रख लेता अपने पास तो वो दे वुड हैव हेल्प्ड। दादा के जूतों में कभी पाँव डाल के चले हो? बहुत दफ़ा हम तो, मैं बहुत लाडला था अपने दादा का, इसीलिए आई कैन सी दैट। तो मैंने वो सब चीज़ें की हुई तो हैं। उनकी क्या चीज़ होती थी जिससे खेलते थे? उनकी तस्बीह हम बहुत पकड़ के हम खेला करते थे, और क्योंकि हमें सेंस नहीं थी तो वो उनकी चीज़ थी। फिर उनके जूते पहन के मैं बहुत भागता था इधर उधर। उसके अलावा उनकी बुक्स जो हैं, उनको जब वो नहीं होते थे तो मैं उनकी लाइब्रेरी में जाकर बहुत देर उनकी बुक्स निकाल कर बस सफ़े पलटता था। ये किताब दोस्ती वहाँ से दोस्ती शुरू हुई किताब के साथ। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैं अपनी दादी के पास किताब ले आता था कि मुझे ये पढ़ के सुनाएं कि इसमें क्या है, और मुझे बहुत सालों बाद पता चला कि वो किताबें क्योंकि बहुत मीनिंगफुल थी और मेरी समझ से बहुत ऊपर की थी, तो मेरी दादी वो किताबें खोल कर सिर्फ एक्ट आउट करती थी कि वो सुना रही हैं, असल में वो कहानी कोई और सुना रही होती थी। बट वो मुझे, क्योंकि उन्हें खुश करना था, तो वो हमेशा किताब को खोलती थी और वो कहती थी अच्छा इसमें एक ये उम्र अयार होता है और एक टार्जन होता है, और मुझे लगता था अरे दादा भी तो यही पढ़ते हैं, ये ज़रा बिगर बुक्स हैं और मैं छोटी किताबें पढ़ता हूँ। सो ये मेमोरीज उनके साथ तो बहुत है। बट मुझे मैंने अपने दादा की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और उसमें सबसे जो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैंने सीखा अपने दादा की ज़िंदगी से, जितनी ज़िंदगी मेरे सामने उनकी गुजरी, वो ये था कि नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। हर दिन जो आप गुजार रहे हैं वो बहुत यूनिक और बहुत प्रेशियस है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगले मोमेंट वो चीज़ आपके पास होगी या नहीं। मेरे दादा की जो मेरी अच्छी मेमोरी नहीं है शायद, वो उनका एक आखिरी साल है जब उनको फॉलेज हुआ था, और उनकी बॉडी वापस रिस्टोर हो रही थी, बट वो बोल नहीं सकते थे, और वो बहुत पेनफुल बात थी हम सब के लिए। और क्या उम्र थी उस वक्त मेरी? हाँ, आई थिंक आई वॉज 12-13 शायद, यही कुछ 11-12-13 साल की उम्र थी। बट मैं
सेंसिबल हो गया हुआ था। सेंसिबल से मुराद ये कि मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है मैं टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा आगे बड़ा हो गया फॉर डिफरेंट वेरियस रीजंस एंड एक्सपोजर्स। बट क्योंकि मेरे दादा की स्ट्रेंथ उनकी आवाज़ रही थी सारी ज़िंदगी। वो सिंगर थे, वो आलिम थे, स्कॉलर थे, और फिर उस इंसान से उसकी सबसे बड़ी ताकत छिन जाना, उनकी आवाज़, दैट वाज द मोस्ट पेनफुल मेमोरी मेरी उनके साथ। और मैं उनको देखता था और मैं सोचता था कि क्यों हुआ ऐसा, ये तो सबसे गलत चीज़ हो गई है, और क्यों हुआ है। और जाहिर है उसका कोई जवाब ना मिल सकता था, ना मिला। बट मैंने उस चीज़ से सीखा बहुत कुछ कि आप हर उरूज को एक ज़वाल है। तो जितना भी, जिस लेवल का भी आपको जो मिल रहा है उसको एंजॉय करें। तो इस ट्रेजेडी से क्या 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 सीखा और क्या बना दिया इस ट्रेजेडी ने? मुझे वही बात कि मुझे एक स्टेप टूवर्ड्स विजडम शायद मिला इस चीज़ से, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत आज तक मेरी यही आदत है कि मैं डिसीजंस बहुत टेक्निकल लॉजिकल बेसिस के ऊपर लेता हूँ, वो कोई भी हो। मैं इमोशनली डिसीजंस नहीं अब लेता ख़ास तौर पे। दैट साइड ऑफ माइंड हैज़ रादर गॉटन कोल्ड। सो अम्मी और अब्बू के साथ क्या रिलेशनशिप इस दौरान? अम्मी और अब्बू के साथ मेरा रिलेशनशिप मेरे हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। यानी मेरे अब्बा के साथ मेरा रिलेशनशिप जो है वो आपने कुछ हद तक देखा होगा, वो बहुत फ्रेंडली भी है, बट उसमें एक रिस्पेक्ट की लाइन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। मैं अपने अब्बा के सामने ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ आज दिन तक। मैं अपने अब्बा के साथ शूट नहीं कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि वो बहुत फ्रेंडली हैं। वो हमारे साथ, मेरे तीनों बहन भाइयों के साथ उनकी बहुत दोस्ती है, मेरे साथ उनकी बेइंतहा दोस्ती है। बहुत सी बातें शेयर करते हैं मेरे साथ, मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ उनके साथ। बट अगेन देयर इज़ दिस लाइन जो कि हमने कभी भी क्रॉस नहीं की बहन भाइयों ने। आज भी उनके सामने हाथ बांध के मुंह नीचे करके बैठते हैं, और जो वो कहते हैं वो ही करते हैं हम, चाहे हम इख्तलाफ भी क्यों तो ना ये करते कैसे है, ये जो पावर है, ये किस तरह, ये क्या वसीम का अपने अब्बा के साथ भी ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही था। और हमने क्योंकि वही चीज़ देखी थी कि एक आवाज़ पर एक 4 कनाल के घर में सारे इकट्ठे हो जाते थे उनके दादा की आवाज़ पर, तो हमारे घर में भी ऐसे ही है। और Who are you closest to बहन भाइयों में? मैं तीनों से क्लोज हूँ, तीनों से ही, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। और लाइक आई सेड, मैंने हमेशा उनको बहुत प्रोटेक्ट किया है। अब मैं कराची में होता हूँ, वो लोग लाहौर में होते हैं, बट मैं आई एम ऑलवेज इन टच। मैं हमेशा पूछता रहता हूँ कुछ चाहिए, कुछ मंगवा दूँ कहीं से। तो मैं क्लोज तो तीनों के हूँ। एक हमारी बहन लंदन में होती है अभी, तो उसको ज़रा हम मिस भी करते हैं, तो उसकी बात की इम्पोर्टेंस अब थोड़ी सी ज़रा इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि वो अलहदा है हमसे। और वालदा जो हमारी हैं, वालदा हमारी उनके साथ हमें, मतलब मेरा उनका तो हमेशा से लड़ाई झगड़ा चलता रहा है बचपन से, लेकिन प्यार भी उतना ही है, क्योंकि जाहिर है वो जो समझा रही होती हैं वो हमारी बेहतरी की बात है। और उन्होंने बहुत ध्यान दिया है हम पर हमेशा। तो मुझे लगता है कि जिस पेरेंट के साथ आपका ज़्यादा वक्त गुजर रहा होता है, जाहिर है उसके साथ फिर एक फ्रैंकनेस का लेवल भी और होता है, शायद उसकी डांट और मार का उस तरह असर नहीं होता, क्योंकि बाप यूजुअली घरों से बाहर होते हैं, तो जब वो आकर डांटते हैं तो उसका असर कुछ और होता है। तो हमारे अब्बा के सामने जो हमारा एक वो है, वो उनके अब्बा से उनका रिलेशनशिप, एंड देन अगेन क्योंकि ज़्यादा वक्त अलहदा गुजरता है, तो फिर जो इकट्ठे गुजरता है उसमें बहुत हम सोचते हैं यार थोड़ी देर के लिए तो तमीज़दार हो जाएं, कम से कम इतना तो बनता है। बट आई थिंक वी हैव द कूलेस्ट फादर। हमें कभी भी किसी भी चीज़ में उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम सफोकेट हों। बहुत से अब्बा हम देखते हैं जो कि अपने बच्चों को सफोकेट कर देते हैं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया हमारे साथ। So when he wanted to marry again, जी, जब वो दूसरी शादी करना चाहते थे, तो क्या वो आके उन्होंने आप लोगों से बात की थी? उन्होंने
मुझसे बात की थी, बट आई थिंक आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एट दैट टाइम। मेरा ख्याल है एक दूसरी शादी वाली जो चीज़ है उसको समझने के लिए आई वॉज टू यंग। एंड जो वो हमारा बचपन का पीरियड है, एटलीस्ट 2 साल, हाँ, वो बहुत मुश्किल था। वो क्या उस वक्त क्या उम्र थी? अनफॉर्चुनेटली दादी की डेथ और ये थर्ड इवेंट जो जिसका आपने जिक्र किया है, ये बहुत आगे पीछे हुए थे। सो वो मेरे लिए लाइक आई सेड के बड़ा ग्रोइंग एक्सपीरियंस था एज अ पर्सन। अगर मैं 12 साल का था तो मैं 15 साल के बच्चे की तरह सोच रहा था, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें देखनी थी। अपने बहन भाई देखने थे, अपनी वालदा को देखना था, अपने बाप को भी देखना था। बट जाहिर है वो इनिशियल टाइम जो था उसमें लगता था कि गलत हुआ है जो हुआ, उसको नहीं होना चाहिए था। बट वो पीरियड ज़रा मुश्किल था। तो उसको कैसे हैंडल किया वालदा ने? उस वक्त वालदा सपोर्ट सिस्टम बनी? नहीं, हम सपोर्ट सिस्टम हम खुद ही बनना पड़ा अपना, क्योंकि वालदा के लिए बहुत बड़ा उनके लिए एक इवेंट ऐसा था कि जिसको हम समझा भी नहीं सकते थे उन्हें। बट ये है कि थोड़े से अरसे के बाद सब ने रिकवर कर लिया था। सब अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट कर गए थे, एक्सेप्ट कर चुके थे कि अब ये है। सो अब इसको हाउ टू गो अबाउट इट, आगे कैसे चलना है इससे, विच वॉज वाइज। तो इसको किस तरह से हैंडल किया था? मुझे लगता है कि इसको हमारे अब्बा ने ही सही से हैंडल किया। उन्होंने ही जो ड्राइविंग सीट थी उस पर, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे और अम्मा वॉजंट रेडी, तो उन्होंने ही रियलाइज दिस थैंकफुली वेरी सून, एंड उन्होंने खुद ड्राइविंग सीट पे आकर चीज़ों को सेटल किया। एंड ही एडमिटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सी बातें उन्होंने हमसे पर्सनली भी की, हमारी वालदा से भी की, और हमने भी समझा कि अब जो हो गया वो तो हो गया है। एंड सिंस हम लोग वो एक पब्लिक फिगर हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक प्राइवेटली हो नहीं सकती हैं। तो अगर हम उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो बात ख़राब ही होगी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड कि इज़ ओवरडन। जो भी वो हमारे लिए कर सकते थे उन्होंने ओवरडू ही कर दिया। मतलब हमें पैम्पर कर करके ख़राब ही कर दिया। तो वो ठीक है, एक गलती सबको माफ़ है, हम भी माफ़ करते हैं। हमें कोई ऐसे नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीबॉडी। आई थिंक इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं दे देयर टू टीच यू समथिंग फॉर द अदर। सो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने इनिशियल ईयर्स में अपने दादा से और उसके बाद आज तक मैंने अपने अब्बा की लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। एंड आई थिंक मैं एक्टर भी इसीलिए बनाऊँ क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ हर चीज़ को, हर इंसान को। मुझे आदत है कि मेरी ऑब्जर्वेशन पावर इसलिए बेहतर हो गई है पहले से बहुत, कि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ लोगों को, देखता हूँ कि कैसे सोच रहे हैं, ये कैसे उठते बैठते हैं, ये कपड़े कैसे पहन रहे हैं, ये सोच क्या रहे हैं। एक ही बात अगर मैं भी कर रहा हूँ और वो भी कर रहे हैं तो इतना मुख्तलिफ जाविया फिर भी क्यों है? अंदर एंगर तो नहीं आया था? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पता है जब कभी ऐसा होता है तो यूजुअली बेटियां ज़रा सा उसको बेहतर तरीके से हैंडल करती हैं, लेकिन जो बेटे होते हैं उनमें एंगर आ जाता है। उनमें एंगर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक मेरी पर्सनालिटी की जो सबसे वीक लिंक है वो एंगर ही है। वो आई थिंक कि जब मुझे आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि वो इतनी चीज़ें का दबा हुआ है शायद, तो वो फिर एक दफ़ा ही फटता है कहीं ना कहीं, और वो बुरा होता है। वो मैं हमेशा आई मेक श्योर कि वो ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि बाद में मुझे ही खुद एम्बैरेसमेंट होती है कि मैंने गुस्से में अच्छा नहीं होता कि बैठे और इंसान बात कर ले बजाय इसके कि सब कुछ अपने ऊपर ही ले? देखिए, अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो क्या ही बात है, पूरी दुनिया सुधर जाए। ये भी सही है, लेकिन आई थिंक माँ बाप से तो बात करनी चाहिए। माँ बाप से बात, देखिए मुझे लगता है कि आज के दौर में जैसे जिस तरह का मैं बाप हूँ, मैं शायद, और मैंने अपनी बहनों के साथ भी हमेशा ऐसा ही रवैया रखा कि मैंने उनसे कहा कि आपका जो भी
मसला है वो आप मुझसे खुल के डिस्कस कर सकते हैं। एंड मैं आई एम योर ब्रदर, बट आई विल बी अ बेटर फ्रेंड अगर आप कोशिश करें। तो मेरी बहनों ने हमेशा हर बात मुझसे शेयर की, और मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि ये कैसे हो सकता है, पसंद नापसंद की बात पे या किसी भी गलती या ऐसी चीज़ पे कि जो जिस पे वो किसी से बात नहीं कर सकती, तो उन्होंने हमेशा मुझसे ही बात की। एंड मैं अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही सोचता हूँ कि ऐसा ही रवैया रखूँगा। 3 साल I just waited for her very quietly and I did nothing at all. बस देखता था रोज। अगर आई वांट टू नो पहला प्यार कब हुआ था? हाँ, पहला प्यार। हाँ। पहला प्यार उफ बहुत जोर का हुआ। वैसे तो मुझे बहुत प्यार हुए और सब बहुत जोर के हुए हैं। यानी वो हुए कि मैं सोचता था कि बस शादी करनी है मैं। क्योंकि जो एक एंग्री शख्स होता है हाँ, उसे प्यार वो भी समझता है कि यही मुझे बस समझ जाएगा। हाँ, है ना? बिल्कुल। इसी लड़की को पता होगा कि मेरे अंदर क्या अलाव जल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे जो मेरा जो जिंदगी में एक दफ़ा ही दिल टूटा है, और वो मेरे पहले प्यार में ही टूटा था। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। यानी मुझे समझ आ गई थी कि क्या करना है, डूज एंड डोंट्स क्या है। अच्छा, तो वो फिर दिल टूटा और फिर दिल तोड़े। दिल मैं कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सका। आज ये आपका जो भी मेरा इंटरव्यू देखेंगी, अगर कोई भी उनमें से देखेंगी तो वो ये बता सकती हैं, ये बात मैं कह सकता हूँ, मैंने दिल नहीं तोड़ा, मुझसे तोड़ा ही नहीं जाता था। मैं अगर ऑफ भी हो जाता था तो मैं बस तरीके ढूंढता था कि आप मेरा दिल तोड़ दो किसी तरह, आप इस खुशी के साथ जाओ कि मैंने उसका दिल तोड़ा है। मुझसे नहीं कहा जाएगा कि इट्स ओवर, मुझसे नहीं कहा जाएगा इट्स नॉट यू इट्स मी। ये मैं कभी कह ही नहीं सका, किसी को भी नहीं कह सका, चाहे मैं अजियत में क्यों ना हूं किसी इंसान के साथ। मैं कभी भी ये बात नहीं कर सका कि आप बस अब आप जाएं, मुझसे नहीं कहा गया। पहली बार जिस लड़की जो 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 पहला प्यार मैं जिनसे कहूँगा, मैंने 3 साल आई जस्ट वेटेड फॉर हर वेरी क्वाइटली एंड आई डिड नथिंग एट ऑल। बस देखता था रोज स्कूल में, वो आती थी और जाती थी और मैं देखता था बस। 3 साल के बाद मैं इतनी हिम्मत आई थी कि क्या मैं किया था? गुलाब का फूल दिया? नहीं, मैंने सिर्फ कॉल की थी और मैंने उससे कहा था कि खुशबू से मैं भरा ये हुआ मेरा खत। नाम ये है और आप मुझे अच्छी लगती हो, तो यू नो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एंड थैंकफुली शी वाज रिसेप्टिव। वो उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, वी कैन थिंक अबाउट इट, बट लेट्स स्टार्ट विद बीइंग फ्रेंड्स फर्स्ट। एंड शी वाज मैच्योर मुझसे मेंटली। आई थिंक लड़कियां ज़रा ज़्यादा जल्दी मेंटली मैच्योर होती हैं। तो वो 1 साल बहुत रिलीजियसली चला था, और उसके बाद फिर जब उन्होंने मुझे डिच किया तो मेरा बहुत दिल टूटा, और बड़े किस्से हैं मेरे कज़न्स के फिर क्या किया था? सामने मेरे रोने धोने के और ड्रामे करने के इस बात के कि ओए भाई तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, वो चली गई है। मेरे कज़न्स आज तक मुझे छेड़ते हैं इस बात पे कि आप रोए थे उस दिन यूँ। उसके बाद बस फिर थिंग्स वर स्मूथ, बहुत अच्छा सब चलता रहा है। मैंने उससे बहुत सीखा था उस 1 साल में। बस फिर उसके बाद जो प्यार, असल प्यार है, मुझे लगता है वो मुझे मेरी बीवी से ही हुआ है। और ये कहाँ मिली थी? ये बस लक थी मेरी। आई थिंक शी इज़ सच अ नाइस पर्सन, और जिस तरह उसने मेरी लाइफ को, मेरे एंगर को, मेरे पैशन को एक डायरेक्शन दी, वो उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता था। बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट जब मेरी मुलाकात हुई थी हमना Why do you say कि you were lost? कि अगर अच्छे पढ़ाई हो रही है, नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। I was lost because मैं अपने अब्बा की विल के अगेंस्ट एक्टर बनना चाह रहा था, और वो चाह रहे थे कि वो चाहते कि मैं पढ़ाई पे ही रहूं, और फिर उसके बाद मैं तो किया, तो डबल मेजर किया, LLB किया, इतना कुछ किया, सब कुछ कर लिया, बट वो चाहते थे मैं एक्टर ना बनूं। एंड राइटली सो, एज अ फादर ही वाज प्रोटेक्टिव अबाउट मी, और उन्हें लगता था कि इतनी तकलीफ से ना गुजरूं। एंड देन ये करियर बहुत अनसर्टेनिटी होती है इस टेलीविज़न के करियर। अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया, बट 5 साल 6 साल 7 साल पहले भी
इतना ख़ास नहीं था सब कुछ कि आप सर्टन होते। तो क्यों नहीं कह पाते थे मैं वसीम बस को कि मुझे यही करना है? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं क्या गुस्सा टेक ओवर कर लेता था? नहीं, मुझे लगता है कि मैं आज तक नहीं कह सकता अपने अब्बा को कि मुझे ये करना है। अगर मैंने एक प्लान किया हुआ है फॉर एग्जांपल कि कुछ मैं- भी, और वो कह दे कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये तुमने नहीं करनी है, तो मैं नहीं, आज दिन तक मैं नहीं कह सकता कि नहीं जी मैंने तो करनी है। मैं पूरी दुनिया के सामने बड़ा क्लियर हो जाता हूँ। लेकिन बात तो अब्बा के कर सामने सकते नहीं। हैं ना, मैं बात करते हैं, जैसे फिर एक तरीका वो होता है। मैं फिर अपनी बहनों से या अपनी बीवी से या अपनी वालदा से कहता हूँ कि यार आप ज़रा कह दें, बात कान में डालें, और अगर कुछ बात बनती है तो मैं फिर मैं बात कर लूँगा, अगर मुझे नज़र आए कि इस पे डिस्कशन हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि वो शन कह देते हैं और वो कहते हैं कि अब कोई बात नहीं होगी, बट एक जनरली आई डोंट नो, इट्स आई थिंक इट्स एक झिझक है। झिझक है, इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ केयर कि यार मेरी किसी बात से उनका दिल ना दुखे। लाइक आई सेड, बहुत सी चीज़ें देखिए, हर जनरेशन में ट्रेंड्स, चीज़ें, ख़यालात चेंज होते हैं। आई थिंक एवरी 10 years चीज़ें क्योंकि इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं कि सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आपकी पढ़ाई भी चेंज हो जाती है, आपकी बुक्स चेंज होती हैं, आपकी मेंटालिटी चेंज होती है। सो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका जनरेशन गैप है। पेरेंट्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना गलत बात नहीं है, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक सीखेगा, या वो सीखेंगे या आप सीखेंगे, कोई तो सीखेगा। सो किसी भी चीज़ में आप सीख रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है, वो बुरी चीज़ नहीं है। अगर आज हम इस गुफ्तगू से मैं कुछ सीख कर जाऊँगा तो वो एक अच्छी चीज़ होगी मेरी ज़िंदगी के लिए। मैं कुछ तो सीखूँगा अपनी लाइफ में, आज का दिन ज़ाया नहीं जाएगा। सो मुझे लगता है कि हम इतना, और फिर दूसरी बात ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार रहा हूँ। मैं आज एक एक्टर हूँ। मगर क्या चीज़ थी जो जो मजबूर करती थी कि अदाकारी करनी, अदाकार बनना है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात। ये क्या चीज़ थी, मतलब क्या था वो ड्रॉ? वो था फेम, पॉपुलैरिटी, द ग्लिट्स एंड ग्लैम ऑफ द फील्ड। मगर किस तरह, मतलब? क्योंकि मैं अपने दादा के साथ जब सुबह को उठता था तो हमारे लॉन में एक मजमा होता था जो सिर्फ उनसे एक दफ़ा यूँ वेव लेने के लिए आया होता था। और मैं इतना छोटा था कि मुझे ये बात समझने में वक्त लगा, और जब मुझे समझ में आ गई कि लोग क्यों आते हैं, तो मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था उनके साथ रोज़ बाहर जाना और खड़े होके वेव करना लोगों को, और हाथ मिलाना, और कोई हाथ मिला के चूम रहा है, कोई दुआएं दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एंड दे वर ऑल ऑल ओवर हिम। उसके बाद अब्बा के साथ निकलना, उनका उस वक्त उनकी अपनी पीक चल रही थी, अपनी जनरेशन में उनकी पीक देखना, तो वो इतना पार्ट ऑफ माई सिस्टम बन चुका था कि मुझे लगता था कि नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन मी, मुझे कैरी करना है इस चीज़ को आगे। और आई वॉज सो श्योर कि मेरे अब्बा तो मुझे एक्टर बनने देंगे। आई रिमेंबर कि मैं औरंगज़ेब लगारी साहब बैठे हुए थे गाड़ी में और मैं पीछे बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे, और अब्बा ड्राइव कर रहे थे, उनको छोड़ना था, ड्रॉप करना था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपने क्या बनना है बड़े होके? तो मैंने कहा मैंने एक्टर बनना है, हीरो बनना है बड़े होके। तो तब तक मेरा जो वो महल था वो खड़ा हो चुका हुआ था कि मैंने एक्टर बनना है, हीरो बनना है। और अब्बा ने मुझे डांटा कि नहीं नहीं तुमने पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने पंजाबी में लगारी साहब को कहा कि मैं सोचिए इन्हों CSS कराना है तो अफसर बनेगा है, CSS करेगा। तो वो वहाँ पे मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ था कि वो हो ये तो मसला है। एंड पहली बार मैंने उनसे बस ये शादी से पहले कहा था कि बस अब मैं एक्टर ही बनना है, मुझे अब छोड़ दें, अब माफ़ कर दें, मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ। जिस पे उन्होंने एंड मुझे लगता है उनका वो उस वक्त मुझे चीज़ बुरी लगी थी शायद, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी कि उन्होंने कहा था कि यार तुमने एक्टर बनना है, फाइनली मैं तुम्हें कहता हूँ जाओ बन जाओ एक्टर। बट दो चीज़ें याद रखना, मैं कहीं तुम्हारे लिए बात नहीं करूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फ़ोन करके ये नहीं कहूँगा कि मेरा बेटा आ रहा है आप इससे काम करवाएं। और B, आप और मैं जो हमारा रिलेशनशिप है उसको कहीं कैश करने की आप खुद कोशिश नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ और आए मुझसे मिले।
आप जाएं, ऑडिशंस दें, मिलें, एंड इफ़ यू आर केपेबल यू विल गेट द वर्क दैट यू डिज़र्व। फिर लोगों को पता चले तो मुझे खुशी होगी। तो आई थिंक वो शुरू के 2-2.5 साल जो मुझे बहुत धक्के पड़े, और मैं बहुत मेरा एंगर, और बीवी ने कैसे मना कहा कि हाँ जाओ, आप वुड यू बिलीव इट कि एक सिक्योरिटी में रह रहे हैं, रेगुलर लाइफ है। मेरी बीवी हाँ ने ही मुझसे कहा कि जाओ। शादी से पहले जब हमारी शादी में 3-4 महीने रह गए थे, तो वो जानती थी मुझे, मेरे साथ काम करती थी सॉरी, मेरे साथ काम करती थी वो चैनल में एक, उसको पता था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। शादी से 3 महीने पहले उसने मुझसे कहा कि आई थिंक यू शुड क्विट योर जॉब एंड वर्क ऑन योर फिजिक एंड गो एंड बी एन एक्टर। और मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो सकता है। मैंने उसको पूछा कि तुम आर यू श्योर, बिकॉज मुझे काम अभी स्टार्ट में शायद नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल जाए बट हो सकता है ना मिले। एंड उसने मुझे कहा कि आई एम सो श्योर कि तुम सक्सेसफुल होगे, तुम जाओ, तुम करो, तुम में जो चीज़ है, तुम यू वेस्टिंग योर सेल्फ हेयर, सो तुम जाओ। क्योंकि और रोज जिक्र होता होगा ना, जी 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 है ना, बिल्कुल। ख्वाब का तो फिर ख्वाब साथ का। जिक्र करता है। और वो मेरी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकती थी हाँ। कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं आई वाज मैनेजर प्रोग्राम्स, एंड एट दैट यंग एज मैं सैचुरेशन पॉइंट को हिट कर चुका था ऑलरेडी। तो उसको पता था कि अब ये फ्रस्ट्रेट होता है। सो जो 2-2.5 साल है स्टार्ट के, उसमें अगर हमना ने मुझे सपोर्ट ना किया होता तो आई थिंक मैं कभी भी आज सक्सेसफुल ना होता। मैं हमेशा उसको इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि उसने कम पैसों में, तंग हालात में बहुत साथ दिया। और क्योंकि मैंने अपना एक डिसीजन अपने ओन पे लिया था कि मैंने एक्टर बनना है, तो मैं अब्बा से भी बहुत मिनिमम कोशिश करता था कि हेल्प लूँ। और वो बहुत वरिड थे मेरे बारे में, बहुत वरिड थे। मतलब मैं उनका चेहरा देखता था और मैं परेशान हो जाता था। और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही वरिड थे, लेकिन हमना जो थी वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह साथ खड़ी रही, क्योंकि उसने भी एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया हुआ था और उसको पता था कि अब आ रही है पार है। सो शुक्र अल्लाह का कि हम पार कर गए, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त था वो। आई थिंक कि अगर वो स्ट्रॉन्ग ना होती तो शायद हमारा रिलेशनशिप भी बहुत मुश्किल से लास्ट करता, शायद ना करता। क्योंकि आई रिमेंबर कि क्योंकि कोशिश ही कर रहे थे कि रिस्क खुद लिया है तो अब्बा से मिनिमम फाइनेंशियल सपोर्ट ली ऑब्वियसली जाए। यू हैड टू प्रूव हाँ। अ पॉइंट। तो जितनी सेविंग्स थी वो एक पॉइंट पे ख़त्म हो गई। और माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग, तो पैसे जो थे वो नहीं थे। अब ये बात, कुछ चीज़ें होती हैं जो अनसेड होती हैं, जो शायद आप आंखों में एक दूसरे की देख रहे होते हैं बट कह नहीं रहे होते। सो वो वाला टाइम था कि जब हमें पता था कि हम वी आर इन डीप वाटर्स, मुश्किल में है इस वक्त बहुत, लेकिन हम कहते नहीं थे एक दूसरे को, बस आंखों में समझ जाते थे कि अच्छा निकल जाएंगे इससे, कर लेंगे। और मुझे याद है कि यहीं लाहौर की सड़कों पे खाली जेब हम जब फिर रहे थे, तो उसके बाद एक अचानक से मुझे हम टीवी का एक सोप ऑफर हुआ और ठीक पैसों में हो गया। पहली बार अच्छे पैसों में कुछ चीज़ मिल रही थी, तो वो मैं करके आया, आई गॉट माई पेमेंट। तो मैं जिस उसके लिए आइसक्रीम लेने के लिए गया था, तो मैं आइसक्रीम लेके वापस आके गाड़ी में बैठा, तो उसने कहा कि आपको पता है कि आज मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि खाली जेब में जब इंसान गाड़ी से उतर के जाता है तो उसकी वॉक कैसी होती है, और जब थोड़े से पैसे आ जाए तो उसकी वॉक कितनी चेंज हो जाती है। और मैंने कितनी एक दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। Yes. आप कि जेब में पैसे हों तो आपकी चाल, आपकी आवाज़, आपका देखना सब बदल जाता है ऑटोमेटिकली, और जब नहीं होते तो ऑटोमेटिकली वो कुछ और हो जाता है। सो मैंने उससे पूछा कि क्या फ़र्क नज़र आया। सो शी वाज लाइक कि जब आप इससे पहले जाते थे कोई भी चीज़ लेने के लिए, गाड़ी से उतरते थे, तो मैं गाड़ी से देख रही होती थी आपको हमेशा आते और जाते, तो बहुत ही कंधे गिरे हुए एंड वेरी अनॉयड एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स वाला एक एक्सप्रेशन होता था। और आज जब आप गए तो एक कॉन्फिडेंस था, एक स्माइल थी वापस आते हुए, एक खुशी थी, एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट थी चेहरे पे, वो नज़र आ रही थी। सो
आई डोंट थिंक कि कोई और इंसान, कोई लड़की मेरे साथ ये टाइम निकाल सकती थी. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज मेरे जब प्यार हो तो फिर आप होता है. और फिर मेरे हाँ, टेम्परामेंट वक्त के इश्यूज गुजार बहुत लेते आ हैं, गए थे हाँ। ना. क्योंकि आप हर दिन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप हर दिन सोच रहे हैं कि आज कोई कॉल नहीं आ रही, कल आ जाएगी, कल भी नहीं आई, कल आ जाएगी. सो मेरे टेम्परामेंट के इश्यूज भी डेवलप हो गए हुए थे. मैं छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो रहा था. फिर मैं पापा को लेके, अम्मी को लेके परेशान था कि वो मेरे बारे में परेशान है. मेरे बहन भाई भी बहुत सपोर्टिव रहे, बट वो जाहिर है एक हद तक ही मुझे सपोर्ट कर सकते थे. जो मेरी कुछ लड़ाई झगड़े हैं, शायद उन्हें इरेज करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है बाकी सब जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस टाइम फ्रेम में वो बहुत ज़रूरी था. सो वो सारी चीज़ों को पीछे मुड़ के देखते हो तो है कोई ऐसी चीज़ जिसे इरेज करना चाहोगे? मैं अपनी जो मेरी कुछ लड़ाई झगड़े हैं, शायद उन्हें इरेज करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है बाकी सब जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस टाइम फ्रेम में वो बहुत ज़रूरी था. अगर वो मैं ना फेस करता तो शायद मुझे आज इस काउच पे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा ना होता. अगर मुझे सब कुछ यूँ मिल गया होता, अब्बा ने दिलवा दिया होता, और मुझे जाते ही काम भी मिल गया होता, तो मुझे इस काम की अहमियत का अंदाज़ा ना होता. मैं आज भी अगर हर कैरेक्टर के ऊपर काम करता हूँ और उसको हर दिन को बहुत खुशी से सेलिब्रेट करता हूँ. सो हीरो से एक्टर बनने का सफ़र रहा ये. बिल्कुल. है ना? और ये चीज़ मैंने नुमान इजाज साहब को देख के सीखी. मैंने उनको देख के सीखा. जब मैंने उनके साथ काम किया, आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद हिम इन अ सीरियल. उनको देखकर मैंने सीखा कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट you be the hero. You can always be the actor, and you can live a longer life as an actor. Hero तो आएगा, उसका एक हुआ मचेगा, एंड फिर वो चला जाएगा, एक नया हीरो आ जाएगा. हाँ, एक चकाचौंध का मोमेंट है जी. बट एक्टर अगर आप बन जाएंगे तो एक्टर चलेगा, सारी ज़िंदगी चलेगा. इसीलिए मैंने अपने स्ट्रगल टाइम के बाद रियलाइज़ किया था कि एक्टर हीरो बन जाएगा, हीरो एक्टर नहीं बन सकेगा. सो आपको एक्टर बनना चाहिए ताकि आप फिर हीरो बने. एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बात. तो ये तो सीखा अपनी नाकामयाबियों से. जी जी. कामयाबियों से क्या सीखा? कामयाबी आपको कुछ नहीं सिखाती, आपको नाकामी सब कुछ सिखाती है. मुझे ऐसे लगता है कि नाकामी इज़ your best teacher. It teaches you everything. Failure and success is like that one friend. जब आप मिलियनेयर होते हैं तो जो आपके पास आके बैठ जाता है, और जब आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो कहता है ओके बाय, आई एम गोइंग टू द अदर मिलियनेयर. सो सक्सेस वो है. फेलियर जो है वो हम सब के लिए, आई थिंक इट्स द क्लोजेस्ट एलाई दैट वी हैव, बिकॉज एवरी टाइम यू फॉल, if you learn, you rise with a bigger jump. वो कामयाबी है. वो कामयाबी है. राइज, फिर से दोबारा खड़े हो जाना. तो मेरा ख्याल है फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिंदगी क्या है? जिंदगी हर किसी के लिए बहुत अलग है. जो जैसे जिंदगी की जो स्ट्रगल है वो आपने भी की होगी और मैंने भी की है. बट मेरी स्ट्रगल क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्ट्रगल मुझसे कम है. मुझे लगता है कि ये बहुत हर बंदे की ज़िंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है, और उसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ है. ज़िंदगी आपकी बहुत पुरसुकून भी हो सकती है, और ज़िंदगी आपकी एक मुसलसल बेचैनी भी हो सकती है. लेकिन ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है. मेरे लिए ज़िंदगी सेलिब्रेट करने का नाम है. मेरे लिए ज़िंदगी ये नहीं है कि आपके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है. मेरे पास जो है वो सबसे अच्छा है मेरे लिए. वो बेस्ट है. उसके अलावा कुछ जो मिलेगा वो मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे मिल जाएगा. जो नहीं मिलेगा वो उसकी कोई फ़िक्र नहीं है मुझे. लगता है कि
तो अगर वो मुझे मिलना होगा तो कल परसों तरसों कभी भी मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, मेरे हाथों से छिन जाएगा। तो मेरे लिए ज़िंदगी इज़ टू सेलिब्रेट लाइफ, इट्स नॉट टू थिंक ओवर थिंग्स दैट हैव गॉन बाय या आर स्टिल टू कम। इट्स जस्ट टू सेलिब्रेट द प्रेजेंट, द मोमेंट। दिस मोमेंट इज़ लाइक सेलिब्रेशन फॉर मी। ये है मेरे लिए ज़िंदगी, ये लाइट्स, ये कैमराज, आपका मेरे साथ बैठना, विच इज़ विच वॉज नॉट इवन इन माई ड्रीम्स। आप एक होता है ना, आपने ख्वाब सोचा होता है कि यार मैं ये ख्वाब देखता हूँ, मैं ये करूँगा। सो दिस वॉजंट इवन अ ड्रीम कि इतनी बड़ी चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप सोचते हैं यार ये आई शुडंट इवन ड्रीम अबाउट इट। सो दिस मोमेंट इज़ लाइक सेलिब्रेशन, दिस इज़ ज़िंदगी फॉर मी। इसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा, अपने बच्चों से दोबारा मिलूँगा, दैट विल बी सेलिब्रेशन अगेन। वो मेरी ज़िंदगी होगी। रात को मेरी फ़्लाइट है कराची की, मैं काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जाऊँगा, वो सेलिब्रेशन होगी। सो ज़िंदगी आई थिंक समझने की बात है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी मैंने देखा है बेचैन रहते हैं, उन्हें सब कुछ चाहिए, जो है वो सेलिब्रेट नहीं करते, वो उठा के रख देते हैं यहाँ पे। और मौत? मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, और वो एक अलग तरह की कंप्लीशन है। जैसे आप इस इंटरव्यू को अगर क्लोजर नहीं देंगी तो ये इनकम्प्लीट रहेगा, उसी तरह मौत है, वो क्लोजर है आपकी ज़िंदगी का, और वो आनी है, सबको आनी है। कभी कभी लगता है यार कितना अनफॉर्चुनेट है, हम लोगों से इतना प्यार करते हैं और फिर अचानक चले जाते हैं। बट ये तो सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, ना इसको कोई रोक सका ना रोकेगा, और शायद अच्छा ही होता है कि एक ज़िंदगी की टाइम लिमिट है, आपको कदर है इस वजह से, आपको पता है कि एक दिन मौत आ जानी है, तो आप सब कुछ करना चाहते हैं, आप हेंस आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं ज़िंदगी को, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद क्या ज़िंदगी है वो शुरू होगी, वो किसी की कुछ है किसी की कुछ है। तो उससे पहले आप ये ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, इसीलिए, क्योंकि आपको पता है मौत आनी है। अगर मौत ना आनी होती तो फिर आप मैं कहता यार ये इंटरव्यू आज ना करें कल कर लें, कल ना करें परसों कर लें, आप कहती हैं यार महीने बाद कर लेंगे, तो हमें पता होता कि कभी भी कर सकते हैं, क्या है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। सो हेंस एज है, हेंस आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम जिसके अंदर हम रहते हैं। सिर्फ इसको एक्सेप्ट करने की बात है, अपने आप को एक्सेप्ट करने की बात है। अपनी एक्सेप्टेंस आ जाए तो सब कुछ ओके हो जाता है, सब इजी है। थैंक यू सो मच। यू नो, तुम्हें देखकर मुझे यकीन है कि भट्टी साहब तुम्हारे दादा बहुत प्राउड होंगे। थैंक यू सो मच एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी हियर।